हेलो, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। मैं विनोद गढ़वाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पर हमारी सीरीज लगातार जारी है। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम संविधान और संवैधानिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं। संवैधानिक विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अध्ययन करेंगे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त होगा। साथ ही साथ जिन जंजीरों से वह जकड़ा हुआ है दास्ता की, उस दास्ता की जंजीरों को भारत तोड़कर अपना एक अस्तित्व बनाएगा। भारत आजाद होगा। भारत में अंधकारमय युग का अंत होगा और भारत में नया उजाला, नया सवेरा उदित होगा। नए सवेरे के इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज हमने सन 1600 आधुनिक भारतीय इतिहास से आरंभ की थी। आधुनिक भारतीय इतिहास में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो संवैधानिक सुधार हुए हैं, उन संवैधानिक सुधारों को करने के लिए जिन अधिनियमों को लाया गया, वे सभी अधिनियम हमने बहुत विस्तार से पढ़े हैं। सन 1600 से 1947 के दौरान जो अधिनियम आए या जो कमीशन गठित किए गए, उन सभी अधिनियमों, उन सभी कमीशनों की रिपोर्ट को हमने बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से अध्ययन किया है। भारतीय राज्य व्यवस्था पर यह मेरा 21वां वीडियो है। आप इन पूरे 21 वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को आज हम पढ़ने वाले हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का हम विस्तार से अध्ययन करें, उसके पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, निवेदन, अपील, विनय, गुजारिश, आप जो भी समझिए। निवेदन यह कि लगातार स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आप उन सभी वीडियो को सीरियल से सीक्वेंस में क्रमबद्ध रूप से ध्यानपूर्वक सुने। प्रत्येक वीडियो को अंत तक सुने क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से तैयार किए जाते हैं। उन सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो में ही दिए जाते हैं, तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। यदि कोई कन्फ्यूजन होता है तो कुछ समय पश्चात वीडियो को दोबारा सुन ले ताकि आपका कन्फ्यूजन समाप्त हो जाए और कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना रहे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी अवश्य दबाएं। घंटी दबाने का फ़ायदा आपको होगा। फ़ायदा यह कि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप समय पर उसे सुन पाएंगे। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसे लाइक करें, अन्य साथियों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें क्योंकि आपका एक शेयर मुझे प्रेरणा देता है, मेरे में हौसला बढ़ाता है आपकी सहायता के लिए नए नए वीडियो तैयार करने के लिए। अतः आप वीडियो को अवश्य शेयर करें। आज के इस वीडियो में हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम की पृष्ठभूमि, उसकी मुख्य विशेषताएं, प्रावधान एवं प्रभाव को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि में हमें दो बातें मुख्य दृष्टिगोचर होती हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री एडली की घोषणा। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री क्लेमेंट एडली ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा करते हैं कि अब भारतीयों को शीघ्र ही 30 जून 1948 के पूर्व आज़ाद कर दिया जाएगा। भारतीयों को उत्तरदायी शासन सौंपा जाएगा। भारत के उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। एडली की इस घोषणा के पीछे मुख्यतः ब्रिटेन की आंतरिक स्थिति थी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, उसे काफ़ी नुकसान हुआ था। भारत में भी विद्रोह हो रहे थे,
इन विद्रोहों का सामना करने में ब्रिटिश सरकार असमर्थ थी। 21 फरवरी 1947 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेबेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाया जाता है। माउंटबेटन ब्रिटिश आर्मी में थे। माउंटबेटन भारत के 34वें वायसराय के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। माउंटबेटन का भारत दौरा एवं माउंटबेटन योजना। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत आते हैं। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन वायसराय के रूप में अपना पदभार ग्रहण करते हैं। वायसराय माउंटबेटन जब भारत आते हैं तो भारत में चारों ओर दंगे फैले हुए थे। सांप्रदायिक दंगे स्थान स्थान पर हो रहे थे। हिंसा और अराजकता पूरे देश में फैली हुई थी। इन परिस्थितियों में माउंटबेटन भारत के प्रमुख नेताओं से चर्चा करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष वे बाल्कन प्लान को प्रस्तुत करते हैं। नेहरू जी इस बाल्कन प्लान को सिरे से नकार देते हैं। माउंटबेटन कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के नेताओं से गहन विचार विमर्श करते हैं, किंतु दोनों ही दलों के मध्य संवैधानिक गतिरोध समाप्त होता हुआ नजर नहीं आता है। इन परिस्थितियों में माउंटबेटन अपनी एक योजना तैयार करते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो योजना प्रस्तुत करते हैं उसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन की इस योजना में भारत का विभाजन करने की बात कही गई थी और तमाम बातें इस योजना में थी। माउंटबेटन योजना के ऊपर हमने पिछला वीडियो बनाया था, तो आप उस वीडियो को देख लें, सुन लें, ताकि आपको माउंटबेटन योजना समझ में आ जाए। माउंटबेटन योजना को 10 जून 1947 को मुस्लिम लीग स्वीकार कर लेती है। 14 जून 1947 को दिल्ली अधिवेशन के द्वारा कांग्रेस भी अपनी स्वीकृति दे देती है। माउंटबेटन योजना को जब दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल स्वीकार कर लेते हैं तो इसके आधार पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम बनाया जाता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ब्रिटिश संसद के 2 सदन हैं, जैसे कि भारत में है लोकसभा और राज्यसभा। ब्रिटेन में भी 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन जिसे निम्न सदन कहते हैं और लॉर्ड ऑफ हाउस जो कि उच्च सदन है। तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन द्वारा इसे अपनी स्वीकृति देकर पारित कर दिया जाता है। दूसरे दिन 16 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के उच्च सदन लॉर्ड ऑफ हाउस द्वारा भी इसे स्वीकृति देकर पारित कर दिया जाता है। हम जानते हैं कि जब कोई विधेयक पारित होता है तो कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। ब्रिटेन में सम्राट होता है, तो संसद द्वारा जो विधेयक 4 जुलाई को प्रस्तुत किया गया था और 15-16 जुलाई को संसद ने इसे पारित कर दिया है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। 18 जुलाई की तारीख आप याद रखिए, परीक्षा में पूछी जाती है कि कब भारत स्वतंत्रता विधेयक कानून बना। तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं और भारत स्वतंत्रता अधिनियम बन जाता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की मुख्य विशेषताएं, मुख्य प्रावधान। 4 जुलाई 1947 को जो विधेयक प्रस्तुत हुआ था, 15-16 जुलाई को संसद ने मंजूरी दी और 18 जुलाई को ब्रिटिश सम्राट ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी। इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जो मुख्य प्रावधान हैं, वे इस प्रकार से हैं। हम देखते हैं। नंबर 1, भारत का विभाजन। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत संघ को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। भारत
का विभाजन दो अधिराज्यों में किया जाता है, भारत एवं पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान दो अधिराज्य बनाने की बात कही जाती है। अब भारत का विभाजन सुनिश्चित हो जाता है। ये दोनों ही देश पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे, इन दोनों का अपना अस्तित्व होगा, ये अपने आप में संप्रभु रहेंगे। नंबर 2, तिथि का निर्धारण। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इन दोनों देशों की आज़ादी के लिए एक तारीख तय कर दी गई। वह तारीख थी 15 अगस्त 1947। तय तारीख से एक दिन पूर्व 14 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है। 14 अगस्त की मध्य रात्रि जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं और 15 तारीख लगती है, तब भारत भी आज़ाद हो जाता है। मध्य रात्रि में भारत के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू एक भाषण देते हैं। अपने इस भाषण में नेहरू जी कहते हैं, जब सब लोग सो रहे हैं तब भारत में एक नया सवेरा हो रहा है। सभी भारतीयों में एक नई उत्साह है, उमंग है। भारत में चारों ओर जश्न मनाया जाता है। नंबर 3, बंगाल पंजाब का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण। बंगाल एवं पंजाब जो ब्रिटिश प्रांत थे, उनको दो भागों में विभाजित करने का प्रावधान किया गया। बंगाल के दो भाग किए गए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल आज भारत में है, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में गया। कालांतर में यही बांग्लादेश बना 1971 में इंदिरा गांधी की सहायता से। पंजाब के दो भाग हुए, पूर्वी पंजाब भारत में है, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है। जो पाकिस्तान में आप पंजाब का नाम सुनते हैं, ये वही अखंड भारत का पंजाब राज्य का एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त सिंध, बलूचिस्तान, उत्तरी सीमा प्रांत और असम का सिलहट, इन्होंने अपनी स्वीकृति दी थी पाकिस्तान में जाने की। तो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तरी सीमा प्रांत और असम का सिलहट जिले को मिलाकर पाकिस्तान का गठन किया जाता है, पाकिस्तान बनाया जाता है। सीमा आयोग का गठन। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में प्रावधान किया गया कि बंगाल एवं पंजाब के विभाजन के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण हेतु भी एक आयोग बनाया जाएगा। दो आयोग गठित किए गए। इन दोनों ही आयोग का अध्यक्ष सर साइरल रेडक्लिफ को बनाया गया। इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य एवं 2 पाकिस्तान सदस्य रखे गए, जिनकी सहमति से न्याय संगत रूप से भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की गई। साथ ही साथ बंगाल एवं पंजाब का भी विभाजन किया गया। नंबर 5, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का अंत। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार की जो सर्वोच्चता थी, अब वह समाप्त कर दी जाएगी। इन दोनों ही अधिराज्यों में ब्रिटेन का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। यह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य संचालन कर सकते हैं। नंबर 6, पृथक पृथक संविधान सभा का गठन। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में प्रावधान किया गया कि दोनों ही देशों के लिए पृथक पृथक संविधान सभा होगी, जो कि अपने देश के लिए संविधान बनाएगी। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत जो संविधान सभा गठित की गई है, उसका पुनर्गठन किया जाएगा। दोनों ही संविधान सभा अपनी दृष्टि से अपने देश का संविधान निर्माण करेगी। इसमें ब्रिटिश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। शाही उपाधि ब्रिटिश सम्राट के नाम का अंत। अब तक ब्रिटिश सम्राट के नाम से भारत का शासन होता था, उसे समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ शाही उपाधि जो ब्रिटिश सम्राट को दी गई थी, उसको भी समाप्त किया गया। गवर्नर एवं गवर्नर जनरल का संवैधानिक पद। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत प्रांतों के लिए गवर्नर और देश के लिए गवर्नर जनरल
का संवैधानिक पद बनाया गया। गवर्नर जनरल संवैधानिक पद की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, प्रमुख होगा। वह संवैधानिक अध्यक्ष होगा। सभी प्रांतों में गवर्नर की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल के विवेकाधिकार की समाप्ति। गवर्नर एवं गवर्नर जनरल के जो विवेकाधिकार थे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत उनका अंत कर दिया गया। अब गवर्नर और गवर्नर जनरल को मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर कार्य करना होगा। मंत्रिपरिषद जो सिफारिश करेगी उसके अनुसार ही इन्हें अपने कार्य करना होंगे। नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल की सदस्यता ऐच्छिक। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में प्रावधान किया गया कि दोनों ही देश चाहें तो अपने हिसाब से राष्ट्रमंडल की सदस्यता रख सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। ये दोनों ही अपने निर्णय करने में समर्थ हैं। ब्रिटिश सरकार का इस पर कोई अधिकार नहीं है। तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। नंबर नेक्स्ट, देशी रियासतों के संबंध में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में प्रावधान किया गया कि जो देशी रियासतें हैं उनसे ब्रिटिश सम्राट का प्रभुत्व समाप्त होता है। अब देशी नरेश चाहे तो वे भारत में मिले, चाहे तो पाकिस्तान में मिले, या चाहे तो स्वतंत्र रहकर अपना संचालन करें या स्वयं को आज़ाद घोषित कर दें। इसमें ब्रिटिश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वे ब्रिटिश सम्राट की प्रभुता से आज़ाद होते हैं। देशी रियासतों को जब अधिकार दिए गए तो बहुत सी रियासतें आज़ादी के समय भारत में मिल गई। फिर भी 3 देशी रियासतें ऐसी रही जो कि विवादास्पद रही। माना जाता है कि भारत में 565 रियासतें थी। इनमें से सभी ने डिसीजन कर लिया कि उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन 3 रियासतें ऐसी रही जो कि निर्णय नहीं कर पाई। एक जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ये 3 रियासतें ऐसी थी जिन्हें कोई निर्णय नहीं लिया। अब हम इन तीनों रियासतों को भी देख लेते हैं। नंबर 1, जूनागढ़ की रियासत। जूनागढ़ गुजरात में सौराष्ट्र एवं कठियावाड़ के नज़दीक है। यहाँ के शासक थे महावत खां। महावत खां ने निर्णय किया कि वे पाकिस्तान में मिलेंगे, जिसका जनता ने विद्रोह कर दिया। नेहरू जी की सरकार में गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप करते हुए यहाँ पर बात कही कि जनमत संग्रह कराया जाए। जनमत संग्रह, क्योंकि बहुसंख्यक जनता हिंदू थी, जनमत संग्रह कराया गया। परिणाम ये रहा कि 99% से अधिक लोगों ने इस रियासत का भारत में विलय करने की बात कही गई। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय कर लिया गया। नंबर 2, हैदराबाद की रियासत। हैदराबाद की रियासत सबसे बड़ी रियासत थी। यह अमीर और संपन्न रियासत थी। यहाँ के शासक थे मीर उस्मान अली चाहते थे कि ना तो वो भारत में मिले ना ही वो पाकिस्तान में मिले, वे स्वतंत्र रहें। उस्मान अली की अपनी एक आर्मी थी जिसे रजाकार सेना कहा जाता था। इस रजाकार सेना ने ब्रिटिश सम्राट से संधि की थी, लेकिन अब ब्रिटिश संसद जा चुकी थी। ब्रिटिश सरकार का अंत हो गया था, भारत से समाप्त हो गई थी ब्रिटिश प्रभुता। तो जब
उस्मान अली ने निर्णय किया कि वे किसी भी शामिल नहीं होंगे, स्वतंत्र रहेंगे, तो यहाँ पर कानून व्यवस्था खराब हो गई, चारों ओर अराजकता फैल गई, पूरे राज्य में असंतोष फैल गया। ऐसे में नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा भारत विलय का, किंतु इसे नहीं माना गया। फिर पटेल जी ने धीरे धीरे अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी, ऑपरेशन पोलो इसे नाम दिया गया, और सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद की रियासत को एक विलय पत्र के माध्यम से भारत में विलय कर लिया गया। नंबर 3, कश्मीर, जम्मू कश्मीर की रियासत। जम्मू कश्मीर की रियासत एकदम उल्टा है। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, और यहाँ की बहुत जनसंख्यक जनता मुस्लिम थी। हरि सिंह चाहते थे कि वे स्वतंत्र रहें, किंतु अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी कबायलियों के रूप में कबायलियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर देते हैं। ऐसे में महाराजा हरि सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू से सहायता मांगते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि हम किस आधार पर आपकी सहायता करें। ऐसे में 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। फिर भारतीय सेना कश्मीर जाती है और कबायलियों को, पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने का कार्य करती है। 1 जनवरी 1949 को दोनों के मध्य युद्ध विराम होता है, और यह तय होता है कि जो जहां पर है वो वहीं पर रहेगा। तो इस समय तक कबायली या पाकिस्तान के जो छद्म सैनिक थे, वे जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा जीत लेते हैं, जिसे आज वे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK या आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो ये 3 देशी रियासतों का मामला था। नेक्स्ट, वायसराय पद की समाप्ति। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो 1858 में गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय पद बनाया गया था, उसकी समाप्ति कर दी जाती है। अगला, गवर्नर जनरल की नियुक्ति। वायसराय पद समाप्त करने के पश्चात इस अधिनियम में उल्लेख किया गया कि अब दोनों ही अधिराज्यों में गवर्नर जनरल होंगे। इनकी नियुक्ति का अधिकार इनकी कैबिनेट को होगा। ब्रिटिश सरकार अब इन्हें नियुक्त नहीं करेगी, बल्कि भारत और पाकिस्तान की जो कैबिनेट रहेगी वही इनकी नियुक्ति करेगी। इसके तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन को ही बनाया जाता है, जबकि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना नए गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत सचिव, भारत मंत्री का पद समाप्त। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जो भारत सचिव, भारत मंत्री का पद बनाया गया था, उसकी समाप्ति कर दी जाती है। अब भारत सचिव, भारत मंत्री नहीं रहेगा। जो भारत सचिव, भारत मंत्री के शक्तियां थी, वह राष्ट्रमंडल के सचिव को हस्तांतरित कर दी जाती है। 15 अगस्त 1947 के बाद के सारे अधिनियम भारत और पाकिस्तान पर लागू नहीं होंगे, इसका भी उल्लेख किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जब तक इन दोनों ही देशों में संविधान नहीं बनाए जाते हैं या संविधान का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये दोनों ही अधिराज्य अपना शासन व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं। तो ये थी मुख्य बातें, मुख्य विशेषताएं, मुख्य प्रावधान भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे।
अब हम देखते हैं प्रभाव। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रभाव। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रभाव यह रहा कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए माउंटबेटन, जो कि 21 जून 1948 तक भारत में गवर्नर जनरल रहे। प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। 21 जून 1948 के बाद जब माउंटबेटन भारत से गए तो द्वितीय गवर्नर जनरल के रूप में सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को नियुक्त किया जाता है। सी राजगोपालाचारी भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल, किंतु प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल रहे। भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल अथवा प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी रहे। आप इसे याद रखें कि प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि महान वकील, लेखक और राजनीतिज्ञ थे, ये रहे। इसके बाद राष्ट्रपति पद सृजित हुआ। इसी प्रकार पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल बनाया गया और लियाकत अली प्रधानमंत्री बने। नंबर 2, 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ आयोग ने भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण कर दिया। भारत पाकिस्तान के मध्य जो सीमा निर्धारित है उसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, और रेड क्लिफ रेखा इसी कारण जानी गई क्योंकि इसे रेड क्लिफ आयोग ने बनाया था। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेड क्लिफ रेखा है उसे 17 अगस्त 1947 को मान्यता दी गई और भारत पाकिस्तान के मध्य यही रेड क्लिफ रेखा सीमा का निर्धारण करती है। तो ये मुख्य बातें थी, मुख्य प्रभाव जो थे मैंने आपको बताए हैं, और उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। चलिए अब आप प्रश्न नोट करें। प्रश्न क्रमांक 1, किस योजना के आधार पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया? किस योजना के आधार पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया? प्रश्न क्रमांक 2, कौन सा बंगाल वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है? कौन सा बंगाल वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 3, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? प्रश्न क्रमांक 4, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रश्न क्रमांक 5, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन भारतीय था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन भारतीय था? और प्रश्न क्रमांक 6, भारत एवं पाकिस्तान की सीमा निर्धारण करने वाली कौन सी रेखा है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करने की कौन सी रेखा है? मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य साथियों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर करें। मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। यह संवैधानिक विकास का अंतिम वीडियो था। अब हम भारत का संविधान बनाएंगे, भारत के संविधान सभा को देखेंगे, उसका गठन जानेंगे और तमाम संविधान से जुड़ी हुई अब हम बात करेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास में यह मेरा अंतिम वीडियो था। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।
बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.